हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बीकॉम का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज। आइए शुरू करते हैं। हायर परचेज, सबसे पहले क्या होता है हायर परचेज? हम बोले सर नाम से पता चल रहा है हायर मतलब हम बोले सर किसी चीज को किराए पे एक तरह से ले लेना और बाद में उसका पूरा पेमेंट करके उसको अपना ओनरशिप में ले लेना। हायर परचेज में होता क्या है? हम बोले सर हम सामान जाते हैं, जो चीज हमको लेना है, हम दुकानदार के पास गए, हम बोले दुकानदार जी दाम कितना? दुकानदार हमको बोल रहा है इसका दाम है 1 लाख। हम अपना पॉकेट देख रहे हैं, हम बोले बाप रे 1 लाख तो नहीं है, लेकिन हमको वो चीज खरीदने का इच्छा भी बहुत है। तो दुकानदार से हम बोले 1 लाख तो नहीं है मेरे पास। तो दुकानदार हमको बोला कितना है? हम बोले अभी तो 10,000 है। दुकानदार बोला ठीक है, तुम ये 10,000 हमको अभी दे दो और महीना का तुमको हम किस्त बना देते हैं, इंस्टॉलमेंट बना देते हैं 10,000 का। तुम इस तरह 10,000 करके हमको तुम 10 महीना और पेमेंट कर देना, तो ये सामान का तुम मालिक बन जाएगा। हम बोले कि भाई अभी हम तुमको 10,000 दे देंगे तो क्या ये सामान तुम हमको दे देगा? हम बोले हाँ ले जाओ, सामान तुम ले जाओ, तुम इस्तेमाल करो और आने वाला हर महीना तुम हमको 10,000 देते जाना और इस तरह करके 10 महीना और हमको तुम पेमेंट करेगा 10,000 करके, तो ये सामान तुम्हारा हो जाएगा, ओनरशिप पेपर तुमको ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। इससे क्या क्या बात निकला? हम बोले सर हायर परचेज सिस्टम में जो पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट में होता है। हम बोले एक बात और हायर परचेज सिस्टम में जो परचेजर होता है वो एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज ओनरशिप उसके पास नहीं आता है और वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। जब वो सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है तब जाकर के उसके पास उस गुड्स का या उस एसेट्स का या उस सामान का ओनरशिप आता है। हम बोले हाँ यही मेन बात है हायर परचेज सिस्टम के अंदर। उसी बात को यहां लिखे हैं, आइए पढ़ते जो बात बोले क्या वही लिखे हैं। हायर परचेज इज दिस सिस्टम अंडर विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है हायर परचेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप प्रॉपर्टी जो सामान है वो आप एक्वायर कर लेते हैं, पेमेंट किसमें करते हैं? इंस्टॉलमेंट में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच द टाइटल इन द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द हायर वेंडर। हायर वेंडर का मतलब सेलर। जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो उस समय जिस समय हम इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं उस समय उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप सेलर के पास ही होता है, मतलब मालिक वही है, बस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। द पेमेंट प्रायर टू द फाइनल आर रिगार्डेड एज बियॉन्ड प्योरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर। बोल रहा है जब तक आप फाइनल पेमेंट ना कर दे तब तक जो भी इंस्टॉलमेंट हम भरते रहते हैं उसको माना जाता है कि ये इस्तेमाल करने का चार्जेस पे कर रहा है। उसके बाद एंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द हायर वेंडर अंटिल सच फाइनल पेमेंट इज मेड। और जब तक परचेजर खरीदने वाला पेमेंट नहीं करेगा फाइनल, तब तक जो प्रॉपर्टी का टाइटल है मतलब ओनरशिप है वो परचेजर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो बोले सर वही बात है कि हायर परचेज के अंदर सामान आप ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट किसमें करते हैं? इंस्टॉलमेंट में। जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते हैं तब तक उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप का टाइटल का पेपर किसके पास रहता है? जो सेलर हमको दिया था उसी के पास रहता है। और जैसे ही हम फाइनल पेमेंट कर देते हैं हम उस प्रॉपर्टी के क्या बन जाते हैं? ओनर बन जाते हैं। सेलर मेरे नाम से वो पेपर ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर कर देता है। ये बात समझ में आता है। इस बात से दो चीज निकला कि सर हायर परचेज में नंबर ऑफ पर्सन जो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं वो कितने होते हैं? 2 लोग। एक होता है परचेजर, दूसरा होता है सेलर। परचेजर का नाम हायर परचेजर, सेलर का नाम हायर वेंडर। तो 2 लोग होते हैं। नंबर 2 नंबर ऑफ पर्सन involved in hire purchase।
कौन कौन होते हैं? एक होता है हायर परचेजर, ये कौन है? खरीदार, खरीदने वाला। दूसरा होता है हायर वेंडर, ये कौन होता है? सेलर। ये कौन होता है? परचेजर। खरीदने वाला को बोलते हैं हायर परचेजर, बेचने वाले को बोलते हैं हायर वेंडर। ये बात भी हो गया। और क्या बात निकलता है? हम सर एक बात बताइए, किसी चीज को हायर परचेज में खरीदें, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर करके, उसमें तो हमको आराम होता है। हम बोले हाँ, तो फिर सर हम लोग क्यों चीजों को एक साथ कैश में पेमेंट करके खरीद लेते हैं? हम बोले सवाल तुम्हारा सही है। अगर हायर परचेज इतना ही अच्छा है तो फिर कोई आदमी जाकर के क्यों बोलता है कि नहीं हम वन टाइम शुरू में ही पेमेंट कर देंगे? हम बोले सर अगर आप हायर परचेज में सामान लेते हैं और पेमेंट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो आपको अधिक पेमेंट करना पड़ता है इन कंपैरिजन उनके जो कैश में सामान एक बार में पैसा देके खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों? हम बोले आइए आपको हम अपना एग्जांपल दें। जब आप आते हैं और हमारे यहां बोलते हैं कि सर फीस कितना है, तो हम आपको फीस बताते हैं, ये है फीस। फिर आप हमसे बोलते हैं कि सर इंस्टॉलमेंट का कोई स्कीम है, तो हम बोलते हैं ठीक है, आप इस पैसे को 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिएगा, एक अभी, एक महीने बाद। तो आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, और जब आप इंस्टॉलमेंट में लेते होंगे तो आप देखते होंगे कि हाँ सर इंस्टॉलमेंट में लेने पर आपका जो फीस होता है और जो वन टाइम पेमेंट करता है उनका जो फीस होता है उन दोनों में डिफरेंस है। हम बोले बिल्कुल, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं तो आपको जो फीस पड़ता है वो कुछ ज्यादा होता है, और जो वन टाइम पेमेंट मतलब वो एक ही बार में पेमेंट कर देता है उनका फीस आपसे कुछ कम होता है, मतलब उनको डिस्काउंट मिल जाता है। सेम कहानी है अगर आप हायर परचेज में खरीदे। एक आदमी हायर परचेज में सामान खरीदने गया बाजार, और सेलर यहां बैठा हुआ है, और एक आदमी है जो कैश में खरीदने गया, मतलब वो एक ही बार में पेमेंट कर देगा। हायर परचेजर वाला सेलर से पूछा भैया बताइए तो इस सामान का दाम, इस प्रॉपर्टी का दाम, इस एसेट्स का दाम कितना? तो सेलर बोल रहा है अगर तुम हायर परचेज स्कीम लेगा तो तुमसे लेंगे हम 50,000। दूसरा आदमी बोला अगर हम कैश में लेंगे तो, सेलर बोला तुमसे लेंगे हम 45 हैं। हम बोले हाँ। तो सर ये भड़क नहीं जाएगा? भड़क क्यों जाएगा? इसको आज के आज, मान लो आज 1 जनवरी है 2021, इसको आज के आज पेमेंट करना पड़ा, और इस आदमी को बोला गया तुम 1 जनवरी 2021 को 10,000 दे दो, फिर 1 फरवरी 2021 को फिर 10,000, 1 मार्च 2021 10,000, 1 अप्रैल 10,000, 1 मई 2021 10,000, टोटल कितना हो गया? 50,000। एक आदमी 1 जनवरी को 45 दे रहा है और एक आदमी 5 महीना में 50 दे रहा है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? एक बात सोचो, सेलर अगर इसको कुछ रिलीफ दे रहा है कि चलो तुम धीरे धीरे पेमेंट करना, तो जाहिर सा बात है सेलर को पेमेंट के लिए 5 मंथ इंतजार करना पड़ेगा, और 5 मंथ जब बीतेगा तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो होगा। 5 महीना पहले अगर वो पैसा इसको मिलता तो सेलर जाके बैंक में जमा कर देता, तो बैंक उसको 5 महीने का क्या देता? इंटरेस्ट। सेलर वही इंटरेस्ट जो उसको बैंक से मिलना था वो इंटरेस्ट इससे मांग लेता है। और करेक्ट भी है कि भाई जो आदमी 45,000 रुपए में तुरंत पेमेंट कर रहा है, अगर हम इतना ही प्राइस में इसको भी देंगे तो कभी भी कोई कैश में नहीं खरीदेगा। इलॉजिकल। अगर हम सेम दाम रखें, हम बोले भाई तुम आज पेमेंट करेगा तब भी 45,000 और 6 महीना बाद भी करेगा तब भी 45,000, तो कोई भी आज क्यों पेमेंट करेगा? वो बोलेगा बढ़िया बात है।
इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, मेरे पास अगर पूरा पैसा हो भी तब भी हम क्यों करेंगे? हम बोलेंगे भाई फायदा तो नहीं है एक बार में पेमेंट करके, तो हम क्या करेंगे, हम वही पैसा बैंक को डाल देंगे, बैंक हमको उस पैसा पे इंटरेस्ट देते जाएगी और हम धीरे धीरे महीना महीना चुकाते जाएंगे। तो जब भी हम लोग हायर परचेज का बात करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है टाइम, कि सर जो परचेजर है उसको मिलता है टाइम पेमेंट करने का, लेकिन इस टाइम के बदले उसको क्या पे करना पड़ जाता है, इंटरेस्ट, कि सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैश में 45,000, हायर परचेज में 50,000। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ तो इस आदमी को जो ये ऑप्शन ऑप्ट करेगा उसको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो आंसर है 5,000, क्योंकि अगर हम कैश में खरीदते तो हमको 45 देना पड़ता, हायर परचेज में खरीदे तो हमको 50 देना पड़ा। तो जो 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है वो क्या है? हम बोले सर वही तो इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको समय मिल रहा है, उस समय को बोरो किए हैं कि हाँ भाई समय दो, तो समय देगा कोई तो उसके बदले क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। कोई भी अपना नुकसान नहीं करेगा। और हम बोल रहे हैं सर अगर हम हायर परचेज में लेते हैं तो ये मत समझिए कि उसको फायदा हो जाता है, सेलर को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको वेट करना पड़ रहा है उस पैसे का। और हायर परचेज में जब कोई बेचता है तो डिफॉल्ट का चांसेस बन सकता है, हो सकता है 2 महीना पेमेंट करने के बाद ये डिफॉल्ट कर दे, बोले हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो रिस्क इन्वॉल्व है, अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही आपको। अगर हम किसी चीज में रिस्क लेंगे तो ऑफकोर्स उसमें रिवॉर्ड के चांसेस भी होंगे ज्यादा, और अगर हम रिस्क ना ले तो रिवॉर्ड भी कम है। जैसे हम लोग बात करें मोबाइल फोन, आजकल आप देखते भी होंगे कि सर मोबाइल फोन भी इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। 10,000 15,000 का मोबाइल फोन लेने जाओ, आपको उसमें फिनांस कर देता है, बोलता है इंस्टॉलमेंट में भरो। लेकिन क्या कैश प्राइस और जो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट प्राइस होगा क्या सेम होगा? हम बोले नहीं, कैश में अगर दुकानदार 10,000 में दे रहा होगा तो इंस्टॉलमेंट में वो आपको 11,000 में देगा। क्यों? क्योंकि सर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, आप टाइम बोरो किए हैं। अगर टाइम जो आप बोरो कर रहे हैं, जो टाइम आप मांग रहे हैं, उस टाइम का भी तो कीमत होगा। उस टाइम का बोरो करने के लिए क्या भरना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट। तो हम बोल रहे थे कि सर हायर परचेज प्राइस, जब भी आपको कोई हायर परचेज प्राइस दिखाए तो आपको उसमें 2 चीज दिखना चाहिए, एक कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इससे तीसरा बात निकला हम लोगों का कि सर हायर परचेज प्राइस जब हमको दिखाता है कोई, इसका हायर परचेज प्राइस है 50,000, तो आपको 2 चीज दिखना चाहिए, एक कि भाई इसमें एक तो है कैश प्राइस और दूसरा क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट। जब भी आप हायर परचेज प्राइस देखेंगे ये 2 एलिमेंट आपको दिखना ही चाहिए, एक कि सर इसका कैश प्राइस, दूसरा क्या है इसका इंटरेस्ट का एलिमेंट। ये हुआ बात। तो हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से ज्यादा होता है। तो चौथा बात भी आ गया सर, हायर परचेज प्राइस हमेशा क्या होता है, कैश प्राइस से बड़ा होता है। कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अगर बराबर हुआ तो फिर विश्वास कीजिए कोई भी कैश नहीं खरीदेगा, आप भी नहीं, हम भी नहीं। क्यों खरीदे? अगर किसी को आज हम 50,000 दें और वही हमको बोले कि नहीं तुमको हम 6 महीना का टाइम देते हैं, 6 महीना बाद 50,000 देना, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम 6 महीना बाद दें। क्यों? क्योंकि सर वो 50,000 जाके बैंक में डाल देंगे, 6 महीने का बैंक हमको इंटरेस्ट दे देगा और 6 महीना बाद बैंक से निकालेंगे, इंटरेस्ट का पैसा खुद रख लेंगे, 50,000 उसको दे देंगे। तो कभी भी हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के बराबर हो ही नहीं सकता है। हमेशा उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, टाइम, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्यों इन्वॉल्व होगा? क्योंकि हायर परचेज प्राइस, जब आप सामान हायर परचेज में खरीदते हैं तो आपको मिलता है समय। उस समय को लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। उस समय को लेने के लिए जो पेमेंट कर रहे होते हैं उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, कि सर टाइम बोरो करने की जो पेमेंट कर रहे हैं वही क्या है, मेरा इंटरेस्ट। बात ठीक मेरा? तो ये हुआ हम लोग का बात। अब बात करते हैं सर कैसे बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम बोले ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा? हम बोले सर 2 लोग हैं, एक है हायर परचेजर, एक है हायर वेंडर। तो क्वेश्चन भी 2 ही लोगों के बारे में बनेगा। एक बोलेगा कि इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर जर्नल एंट्री कीजिए और लेजर बनाइए,
आखिर जो आदमी खरीद रहा है वो खरीदने वाला आदमी क्या एंट्री करता है और क्या लेजर बनाता है, एक। और दूसरा जो बेच रहा है, सेलर, हायर वेंडर, वो क्या एंट्री करता है और वो कौन कौन सा लेजर बनाता है। यही दो हम लोग का बात रहेगा जो सीखना है। हम पहले क्या सिखा रहे होंगे कि सर हायर परचेजर, जो खरीदने वाला है, वो कैसे करता है डील क्वेश्चन को। और जब हम ये सिखा देंगे तब आएंगे हम आपको वेंडर में लेकर के कि सेलर कैसे डील करता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे अकाउंटिंग करता है, वो सीखेंगे। चलिए पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग इन दी बुक्स ऑफ परचेजर आएंगे और देखेंगे क्या वर्किंग लगता है हमको, क्या एंट्री उसके बाद होता है और क्या हम लोग का लेजर बनता है। पहले इस बात को लिखिए। चलिए सबसे पहले किसकी बुक में सिखाएंगे आपको हम, ए, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज, कि जो खरीदने वाला है उसके यहां पे कैसे अकाउंटिंग किया जाता है ये सीखें। सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं जर्नल एंट्री। मेरे साथ साथ आराम से। हम हैं परचेजर, हमको एक सामान खरीदना है। सपोज कीजिए हमको कोई मशीन खरीदना है, तो हम मशीन वाले दुकान में गए और उससे हम बोले भैया ये मशीन कितने का, वो हमको बोला 1 लाख रुपया। हम बोले 1 लाख तो नहीं है, वो बोला ठीक है आप हायर परचेज में ले लो। हम बोले उसका फायदा, बोला हम आपको 10 महीना का समय देंगे और महीना महीना का किस्त बना देंगे, इंस्टॉलमेंट बना देंगे। तो हम उससे पूछे कितना फिर लगेगा, तो वो हमको बोला कैश में लीजिएगा तो 1 लाख और अगर हायर परचेज में लीजिएगा तो 1,10,000। क्या वो जो 10,000 रुपया हमसे मांग रहा है एक्स्ट्रा, किस चीज के लिए मांग रहा है? क्या वो जो सामान जो एसेट्स है उसके लिए मांग रहा है या फिर जो टाइम वो हमको 10 महीना का दे रहा है उसके लिए मांग रहा है? तो जवाब है कि सर जो आपको वो 10 महीना मिल रहा है पेमेंट करने के लिए, वो 10,000 जो एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है वो उसका है। एसेट्स तो 1 ही लाख का है। तो जब हम लोग हायर परचेज में खरीदते हैं तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसेट्स? तो एसेट्स का प्राइस होता है जो कैश प्राइस है, वही सिर्फ एसेट्स का दाम है। लेकिन जो एडिशनल पेमेंट करते हैं वो क्या है? हम बोल रहे हैं सर वो हम लोग इंटरेस्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टाइम को बोरो किए हैं, थोड़ा पेमेंट करने का समय मांग लिए हैं। तो समय अगर मांगे हैं तो उस समय का कीमत देना पड़ेगा। तो जब आप हायर परचेज प्राइस देखते हैं तो आप ये मत बोलो कि सर दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हम बोले गलत, एसेट्स का कॉस्ट हायर परचेज प्राइस थोड़ी है। एसेट्स का कॉस्ट तो वो है जो उसका कैश प्राइस है। अगर 1 लाख का एसेट्स है और हम उसको 10 महीना में पेमेंट करेंगे और हमको 1,10,000 देना पड़ेगा, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सर एसेट्स का कॉस्ट 1,10,000 है। एसेट्स का कॉस्ट तो वही है 1 लाख जो कैश प्राइस पे था। रिमेनिंग 10,000 जो हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं ये है इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्यों देना पड़ा है? क्योंकि सर टाइम इन्वॉल्व हो गया है, आप पेमेंट को डिले करवा रहे हैं, आप समय मांग रहे हैं। तो समय को बोरो कीजिएगा तो समय बोरो करने का क्या लगेगा? आपको पैसा लगेगा, जिसका नाम क्या होगा? इंटरेस्ट। बात समझ में आता है मेरा? तो जब हायर परचेज प्राइस आपको दिखे तो उसमें 2 एलिमेंट तो दिखता ही था, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अब दूसरा बात क्या सिखाएं कि सर क्या हायर परचेज प्राइस में कॉस्ट ऑफ एसेट्स कभी भी हायर परचेज प्राइस नहीं होता है। एसेट्स का कॉस्ट क्या होता है? सिर्फ कैश प्राइस। और आप भी एग्री कर रहे होंगे, ठीक ही बोल रहे हैं सर। जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो एसेट्स के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं फॉर द टाइम बोरोड। क्योंकि आप पेमेंट करने में डिले कीजिएगा तो जो टाइम बोरो किए उसके लिए कर रहे हैं। यहां तक का बात सही? चलिए अब आते हैं एंट्री में। एकदम कहानी को आराम से पहले सुन लेते फिर लिखेंगे। हम लोग सर परचेजर, हमें खरीदने वाला, हम गए उसके पास, हम बोले भाई एसेट्स हायर परचेज में लेना चाहते हैं। बोले ले लो। तो हुआ क्या? हम बोले सर आप परचेज किए, तो पहला एंट्री हम क्या करेंगे? परचेज करने का। हम बोले हाँ परचेज कर लो। तो सबसे पहला एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स।
ऑन हायर परचेज बेसिस। बताइए क्या एंट्री होगा? बोले सर खरीद रहे हैं तो मेरे पास एसेट्स आएगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, किससे खरीद रहे हैं? सेलर से। तो क्वेश्चन में सेलर का नाम बताएगा तो सेलर का नाम लिख देंगे, और नहीं बताएगा तो हायर वेंडर। सेलर का नाम क्या है इस चैप्टर में? हायर वेंडर। बी, एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। जरा बताओ तो एसेट्स का दाम में क्या लिखेंगे? हायर परचेज प्राइस या कैश प्राइस? सर कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस वही दाम है एसेट्स का। एसेट्स का दाम तो वही है कैश प्राइस, लेकिन हायर परचेज प्राइस तो कैश प्राइस से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। क्यों इंटरेस्ट इंक्लूड होता है? क्योंकि सर हम लोग पेमेंट करने के लिए थोड़ा समय मांग लेते हैं, तो जो थोड़ा समय मांगे हैं उस समय के लिए पेमेंट करना पड़ा है इंटरेस्ट बोल के। तो सर एसेट्स हमेशा किसमें होता है? कैश प्राइस में। हम बोले बिल्कुल, पहला बात तो एकदम करेक्ट। अब क्या होगा? हम सामान उठाएं, हमने दुकानदार दो मशीन दे दो, हम चले घर। दुकानदार बाही पकड़ लिया, वो बोला रुको। हम बोले क्या हुआ? भाई कुछ पेमेंट करके जाओ, कल को पता चला तुम फ्री में उठा के ले गए और लापता हो गया। तो हम बोले अच्छा कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, इनिशियल पेमेंट करो पहले। हम बोले कितना करें? वो बोला 10,000 दे दो, 1 लाख का एसेट्स दे रहे हैं, 10,000 दे के जाओ। क्या ऐसा होता है? हम बोले हाँ। आप कार लेने जाते हैं, आप बाइक लेने जाते हैं, तो क्या आपको कुछ इनिशियली देना नहीं पड़ता है? इवन आप घर लेने जाते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो क्या कुछ देना होता है? हम बोले हाँ कुछ देना होता है भाई। टोकन मनी बोल करके बोलते हैं उसको, टोकन मनी, या उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट कर दो, इनिशियल पेमेंट कर दो। मतलब खरीदने के समय जो पेमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं टोकन मनी, डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट। तो सर परचेजर, हम परचेजर हैं, हम अपने पॉकेट से पैसा निकाले और वेंडर को बोले पकड़ो ले लो पैसा। तो सेकेंड एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। 1,10,000 दाम तय हो गया है हायर परचेज में, हम उसको अब 10,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हम पेमेंट किए तो मेरे पास से तो पैसा चला जाएगा टू बैंक या कैश, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लीजिए। तो सर पैसा गया, डेबिट किसको करेंगे? जिसको पेमेंट किए कि सर वो मेरा लाइबिलिटी है। परचेजर के लिए सेलर कौन है? एक लाइबिलिटी है सर, जस्ट लाइक क्रेडिटर। तो हम बोले सर पेमेंट कीजिएगा तो लाइबिलिटी घट जाएगा, तो हायर वेंडर को डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन में अगर नाम बताएगा वेंडर का तो कृपा करके नाम लिखिएगा। ये क्या पेमेंट किए हैं? डाउन पेमेंट। अच्छा, बी अमाउंट पेड टू अब क्या होगा? अब हम मशीन को उठाएं, 1,10,000 में खरीदे थे, दाम तय तो 1,10,000 ही हुआ था, 10 का पेमेंट कर दिए। अभी भी कितना बाकी है? 1,00,000 रुपए वो अभी मांगेगा। हम उठाएं और उठा करके अपने घर की ओर चल पड़े। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आराम से। अब हमको टेंशन नहीं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साल बीत गया। जैसे ही 1 साल बीतेगा, जो मेरा सेलर था वो मेरे यहां फोन किया, वो बोला भाई अपना इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजो। हम बोले ठीक। तो साल बीता, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये कब का एंट्री है? खरीदने वाले दिन का, जिस दिन खरीदे उस दिन का। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करेगा वेंडर। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर हर बुक्स को बंद होना पड़ता है, कोई 31 दिसंबर को बंद करता है, कोई 31 मार्च को बंद करता है। तो हम बोले सर जब बुक्स बंद होगा उस समय हम लोगों को एंट्री करना है। ध्यान से सोचना, हम परचेजर हैं,
हम 1,00,000 का चीज लाए हैं लेकिन पेमेंट करना है 1,10,000, धीरे धीरे करके ही करना है, करना तो है ही ये पेमेंट हम लोग। तो हम बोल रहे हैं सर साल का अंत हुआ, जो एसेट्स आप लाए हैं वो तो कैश प्राइस में लिखा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट हमको एक बार में देना है? नहीं, इंटरेस्ट तो कई बार में देना है। तो पहला साल जब बीतेगा तो इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। पहला एंट्री इंटरेस्ट का, फॉर इंटरेस्ट ड्यू। परचेजर अपने बुक्स में इंटरेस्ट का खर्चा दिखा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट परचेजर के लिए खर्चा ही है। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट होता है। 2, ये इंटरेस्ट किसको देना है? वेंडर को। सर जिसको देना है मेरा लायबिलिटी उसके लिए बढ़ जाएगा कि हाँ भाई मेरा वेंडर बढ़ गया। बी, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज हो गया। अब क्या होगा? अब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, पहला इंस्टॉलमेंट। तो चलो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करें। पहले आप यहां तक लिखो, इधर मिटाना पड़ेगा हमको। चलो चौथा एंट्री क्या होगा? फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। परचेजर जो सामान ले आया है उसका इंस्टॉलमेंट भरेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का बात हुआ है। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आओ पेमेंट करें। तो सर पेमेंट कीजिएगा, तो पैसा गया टू बैंक या कैश, जो आपको अच्छा लगे आप लिखिए कि सर पैसा गया तो एसेट्स कम हो गया, लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट कर दिए। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। बी, इंस्टॉलमेंट पेड। उसके आगे बोलो अब क्या होगा? हायर परचेजर जो एसेट्स लाया है, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स होगा तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। की सर बुक्स का एंड होगा, जब बुक्स क्लोज होगा तो लगेगा डेप्रीशिएशन। फॉर डेप्रीशिएशन चार्ज। बताओ डेप्रीशिएशन का क्या एंट्री होता है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। सर डेप्रीशिएशन खर्चा है, खर्चा डेबिट, और डेप्रीशिएशन लगाने से एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा, तो एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। बी, डेप्रीशिएशन चार्ज। उसके बाद क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा ईयर एंड में, तो सर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? पीएल में। तो सर इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रीशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इन दोनों को कहां ट्रांसफर कर देंगे उठा करके? सर इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए पीएल में। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन। क्या ये हम लोग जानते हैं? हाँ, हर नॉमिनल अकाउंट पीएल में ही तो क्लोज करते हैं। याद कीजिए कि हाँ सर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन सभी को हम लोग क्लास 11 में ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करते थे, क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन इनडायरेक्ट नेचर का है तो वो पीएल में ट्रांसफर होगा। एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट ऑब्लिक, अगर कंपनी का क्वेश्चन रहा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखेंगे। ये बात रॉयल्टी में भी डिस्कस किए थे। 2, किसके क्या ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट। ट्रांसफर एंट्री कैसे होता है? जिस चीज को ट्रांसफर करना होता है उस चीज को उल्टा कर दीजिए, बस वो ट्रांसफर हो गया। जैसे डेप्रीशिएशन यहां डेबिट है, अगर हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन को इंटरेस्ट यहां डेबिट है, डेप्रीशिएशन यहां डेबिट है, हम बोल रहे सर दो नॉमिनल अकाउंट है, इसका ट्रांसफर एंट्री कीजिए, मतलब क्लोजिंग एंट्री कीजिए। तो ट्रांसफर एंट्री कुछ होता नहीं है सर, जो चीज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो ओरिजिनली जहां पे है उसका ठीक उल्टा करते ही वो क्लोज हो जाता है, मेनली ये क्लोजिंग एंट्री है।
तो इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन दोनों डेबिट है, तो क्लोज करने के लिए ट्रांसफर कर दिए, तो सर डेबिट से कहां आ गया, क्रेडिट में, टू डेप्रीशिएशन, बी इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब लिखेंगे नोट, नोट ध्यान से, एकदम आराम से, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो कई साल तक देना है, मतलब एंट्री भी कई साल तक करना पड़ेगा। अब जब अगला साल आएगा, ये तो पहला साल हो गया, नेक्स्ट ईयर आएगा, तो क्या एंट्री नंबर 1 2 होगा? बोले नहीं, अगले साल थोड़े हम खरीद रहे हैं या डाउन पेमेंट कर रहे हैं, जो एसेट्स खरीद चुके हैं, अगले साल क्या होगा? बोले सर अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, डेप्रीशिएशन होगा और फिर पीएल में ट्रांसफर होगा। एंट्री नंबर 1 2 नहीं होगा, क्योंकि अगले साल नहीं खरीद रहे हैं, जो खरीदना था खरीद चुके, अब इसी के ऊपर डील हो रहा है, तो अगले साल क्या होगा? इंटरेस्ट, डेप्रीशिएशन, पेमेंट और ट्रांसफर। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड एंट्री नंबर 3 4 5 and 6 is repeated। बोल रहा है सेकेंड ईयर से एंट्री नंबर 3 4 5 6 रिपीट होगा विथ डिफरेंट अमाउंट। लेकिन पैसा अलग होगा, क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट बदल जाएगा, डेप्रिसिएशन बदल जाएगा, इसीलिए अमाउंट हो सकता है डिफरेंट हो। सर ये कब तक होगा? जब तक हम सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दें। तो पहला साल में हम लोग 6 एंट्री करते हैं, क्योंकि पहला साल में सर खरीदने का और डाउन पेमेंट का एंट्री भी होता है, लेकिन उसके बाद के सालों में सिर्फ 4 ही एंट्री होना है। किस किस चीज का? इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, डेप्रीशिएशन का और पीएल में ट्रांसफर करने का, जो सेम ऐसे ही होते रहेगा। बात ठीक? तो ये हुआ हम लोगों का इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर की क्या जर्नल एंट्री करते हैं। जब हायर परचेज में गुड्स को खरीद के लाते हैं, एसेट्स को खरीद के लाते हैं, तो क्या होता है। बात ठीक? अब सवाल उठता है इसमें पैसा भी तो भरना होगा। हम बोले हाँ, इसमें तो पैसा भरना होगा। जैसे इंटरेस्ट का पैसा कहां से आएगा, इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट किए उसका पैसा कहां से आएगा, डेप्रीशिएशन का पैसा कहां से आएगा। तो इन अमाउंट को निकालने के लिए इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डेप्रीशिएशन, इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक वर्किंग करेंगे। उस वर्किंग को अगर हम लोग समझ जाए अच्छा से, तो फिर उसके बाद इस चैप्टर में कुछ वैसा नहीं है जो हम लोगों से ना समझ में और या ना बने हम लोग से। पहले आप यहां तक लिखो। चलिए, अभी जो हम लोग एंट्री किए उसमें अमाउंट कैसे भरना है उसके लिए वर्किंग है। आपको ये वर्किंग ध्यान से सीखना है। 5 स्टेप का वर्किंग है। स्टेप नंबर 1, पहला चीज चाहिए हम लोगों को कैश प्राइस। कैश प्राइस क्वेश्चन बताएगा, और आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर कैश प्राइस क्वेश्चन नहीं बताएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। इनिशियली नहीं, इनिशियली तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बाद में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, हायर परचेज प्राइस, शॉर्ट में हम क्या लिखे हैं, HPP, हायर परचेज प्राइस। ये कैसे निकलता है? हम बोले सर बहुत सिंपल है, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। हम बोले हाँ, ये होता है हायर परचेज प्राइस। या फिर और ऑल इंस्टॉलमेंट, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको जोड़िए प्लस डाउन पेमेंट, ये भी होता है हायर परचेज प्राइस। हम बोले सर
इन दोनों में कोई डिफरेंस? हम बोले नहीं, सेम बात है। कैश प्राइस इतना और इंटरेस्ट इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये है आपका हायर परचेज प्राइस। या फिर जो हम इंस्टॉलमेंट देते हैं हर साल वो, और जो डाउन पेमेंट के समय जो खरीदे होंगे उस समय जो इनिशियल पेमेंट किए होंगे वो, उन सब को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस मतलब कितना? क्या कि सर जो सामान आप हायर परचेज में खरीदे हैं उसके बदले कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो हम बोले सर कैश प्राइस और इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा, ये भी हायर परचेज प्राइस। या फिर जो हम इंस्टॉलमेंट देंगे और जो डाउन पेमेंट देंगे उन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? सर इतना पैसा देना है, उससे भी क्या निकलेगा? हायर परचेज प्राइस। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये बताए या ये बताए। मैक्सिमम टाइम वो क्या बताएगा? ये वाला, वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता देगा कि ये है पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा, सेकंड का पैसा, थर्ड का पैसा, और ये है डाउन पेमेंट का पैसा। डाउन पेमेंट बोल के नहीं बताता है। डाउन पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन खरीदे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उस दिन जो इंस्टॉलमेंट देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सर ये है डाउन पेमेंट, टोकन मनी जिसको बोलते हैं। तो मान लो 1 जनवरी 2021 को हम एक एसेट्स खरीदे और 1 जनवरी 2021 को ही हम कुछ पेमेंट कर दिए, तो जो खरीदने के दिन हम पेमेंट किए वही है डाउन पेमेंट। और इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट करना होता है? जब आपका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और एक समय बीतता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है 6 महीना 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो वो टाइम बीतने के बाद जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट। बात ठीक? तो दूसरा चीज चाहिए हम लोग को, हायर परचेज प्राइस। तीसरा चीज, ये जो थर्ड बात हम लिख रहे हैं ये मेनली एक चेक है। ये हम आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको चेक करना है। एग्जाम में ये लिखना नहीं है, ये स्टेप होता ही नहीं है एग्जाम में। ये हम आपका लिए लिख रहे हैं ताकि आपके साथ एक बात डिस्कस हो सके। क्या चेक करना है? हमने सर फर्स्ट ऊपर स्टेप में हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस निकाल चुके हैं। अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है, सर ये तो होगा ही होगा, हम बोले हाँ ये होना ही चाहिए। अगर ये है इक्वेशन, मान लीजिए हायर परचेज प्राइस 1,10,000, कैश प्राइस 1,00,000, तो हम बोले सर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है? इट मीन interest is included in installment। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए कि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब होता है कि जो जो इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करेंगे उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है पहले से। एक बात ये ब्रैकेट में ना लिख करके स्टार में लिख कि सर इस इक्वेशन का मतलब ये, और when higher purchase price is greater than cash price, then last year interest is not to be calculated, but interest of last year is is fined by balancing figure। सर ये वाला बात समझ नहीं आया। हम बोले ठीक है, इस बात को हम लोग पेंडिंग रखते हैं। हम बोले इसको अब जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ये बात हम बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे।
ऐसे हम बोलेंगे तब भी आपके दिमाग तक वो बात नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब हम दिखाएंगे बना करके तब आप पकड़ लीजिएगा कि हां सर आप सही बोले। नंबर 2, अगर कभी किसी क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस बराबर हो कैश प्राइस के, तो इसका मतलब क्या? इट मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट and we have to add interest in each installment before payment। और हम लोगों को इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा हर इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करने से पहले। अगर कभी हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के बराबर हो, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बोले क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, आप क्वेश्चन को चैलेंज मत कीजिए। अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं है। आपको हर इंस्टॉलमेंट में पहले इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ेगा तभी आप पेमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दे बिना इंटरेस्ट दिए। हमेशा इंस्टॉलमेंट में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट जोड़ के ही देना पड़ता है। तो अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के से बड़ा है तो फिर इंस्टॉलमेंट में पहले से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के बराबर आता है, जो आपको यहां से दिख जाएगा 1 और 2 से, तो उस केस में इंटरेस्ट का पैसा इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है और इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने से पहले हम लोगों को हर साल इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा बात, व्हेन हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस, then interest is calculated every year। सर ये बात फिर समझ में नहीं आ रहा। हम बोले ठीक है, ये भी पेंडिंग रखते हैं, इसके बारे में और इसके बारे में एक साथ बात हो जाएगा, आप टेंशन ही मत लो। तो ये हुआ हम लोग के साथ बात। तो और लिखो, interest is always calculated on the outstanding amount of each year। सुनना ध्यान से, 1/1/2021 हम किसी आदमी से 1 लाख रुपया का सामान उधार में लिए। वो हमको बोला हर साल 10% का क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। हम बोले ठीक। 1 साल बीता, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 10%। तो 1 लाख उधार लिए थे, 10% कितना हुआ? तो वो हमसे कितना पैसा मांग रहा है? 1,10,000। हम उसको 40,000 पे कर दिए। कितना पेमेंट कर दिए? 40,000। कितना बचा? 70,000 कि सर ये है आपका बैलेंस। 1 साल बीतने के बाद ये है बैलेंस। अगले साल फिर हमको क्या देना पड़ेगा? हम बोले इंटरेस्ट। बताओ जरा इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इस 1 लाख पे या जो अभी अभी बचा हुआ पैसा है 70,000 उस पे?
ऑफकोर्स सर 70 पे, 1 लाख पे क्यों लगे, 1 लाख तो बाकी ही नहीं है। इसका मतलब आप भी जानते हैं कि सर इंटरेस्ट हमेशा जो बैलेंस ड्यू होता है हर साल का उस पे लगता है। उसी बात को यहां लिखे हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ईच ईयर। हर साल जो बकाया बचता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ना कि शुरू में जो बकाया था उसके ऊपर। यहां तक का बात क्लियर है मेरा कि हां सर इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। हर साल जो बैलेंस बचेगा, तो सर इस साल कितना लगेगा, 7,000। तो बाकी पैसा कितना बन गया, 77। हम बोले लो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए, मान लो उसको पेमेंट कर दिए 47, कितना बचा 30,000। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 30 के ऊपर, क्योंकि बैलेंस कितना बचा है 30। तो उसी बात को वहां लिखे हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ईच ईयर। हर साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा हमेशा उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये हुआ इस पे बात। चलिए आगे बढ़े। क्या ये जो स्टेप नंबर 3 है ये कभी एग्जाम में लिखना होता है, बिल्कुल नहीं। ये तो आपको समझाने का बात है, कल को भूल जाए तो याद आ जाए देख के। चलिए स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालना का बात करेंगे, कैसे निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज। आराम से सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस। ओ कैश प्राइस कहां से मिलेगा, स्टेप 1 से। और अगर सर नहीं दिया रहेगा तो बिना कैश प्राइस से सवाल बनेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग को कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो बात बाद में सीखिएगा, पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कैश प्राइस गिवन रहेगा, उसमें से माइनस करेंगे डाउन पेमेंट। क्या होता है डाउन पेमेंट, खरीदने के दिन जो इनिशियली हम पैसा देते हैं उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट। और ये निकल गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये है बकाया। इसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसके ऊपर, और क्या पेमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक साल खत्म, तो सर इंटरेस्ट लगा, इंस्टॉलमेंट दे दिए, ये क्या निकला, आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का। फिर क्या होगा सर, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट किस पे लगा था, इसके ऊपर। अगले साल फिर से क्या लगेगा, किस पे लगेगा, हर साल के जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे। तो सर इस साल जब आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है, इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। बोले हाँ, और फिर पेमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और ये क्या निकल जाएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्या सब बस ऐसे होते जाएगा, हम बोले हाँ। फिर क्या लगेगा, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। किस पे लगेगा सर, ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस पे लगेगा। और फिर क्या माइनस होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट। ऐसा करते करते ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा कि सर जब आप सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दीजिएगा तो लास्ट में वो 0 हो जाएगा। हम बोले हाँ। सर अभी तक आप ये वाला बात डिस्कस नहीं की, हम बोले अब करते हैं आपके साथ। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का पैसा क्वेश्चन खुद बताएगा। तो ये दो इक्वेशन लिखने के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे और हम लोग का हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा हुआ, तो जो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्योंकि ये बात हम लिख के रखे हैं कि हायर परचेज प्राइस अगर कैश प्राइस से बड़ा हो तो इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो आप सीधा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा बात, मान लीजिए तीसरा इंस्टॉलमेंट आखिरी इंस्टॉलमेंट है,
तो जब आखिरी साल का इंटरेस्ट निकालने आएंगे तो क्योंकि मेरा हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है तो ये हम लोग निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन अगर हम लोगों का हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के बराबर है तब लास्ट वाला साल का भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके निकालना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस में। लेकिन अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा हो तो आखिरी साल में जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग नहीं निकालते हैं, वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है। बात ठीक? क्यों ऐसा होता है वो हम बताएंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे तब। ये हुआ चौथा स्टेप। अब आते हैं पांचवां स्टेप में और आखिरी स्टेप में। एग्जाम में आपको 4 ही स्टेप दिखाना होगा, स्टेप 1, 2, 4, 5। थर्ड तो बस अपने लिए है कि सर पता करने के लिए कि हाँ कैसे करना है, उसके लिए लिखवाए थे हम आपको। पांचवा काम है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हम लोग के लिए 2 ही मेथड से एप्लीकेबल है, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा WDV। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था सर, जो ओरिजिनल दाम जो कैश प्राइस होता है उसी के ऊपर डेप्रीशिएशन हर साल उसी के ऊपर लगता है। और WDV में क्या होता है सर, जो एसेट्स का दाम रहता है उस पे पहला साल लगता है, उसके बाद जो घटा हुआ दाम आता है उस पे लगना शुरू हो जाता है। हम बोले हाँ, ये हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड सीखे हुए हैं क्लास 11th में भी, और इन जनरल 12th में भी कई बार डिस्कस किए हुए हैं कि स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिनल दाम पे लगता है, WDV हर साल जो दाम बैलेंस में बचता है एसेट्स का उसके ऊपर लगता है। तो चलिए क्या क्या होगा, हम बोले सर सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस, इस पे लगेगा डेप्रीशिएशन, पहले साल का। ये क्या बचा, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर अगले साल क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन। फिर क्या निकलेगा, WDV। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन में बोलता है कि डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो उस केस में हम लोग जो ओरिजिनल दाम है जो कैश प्राइस है हर साल का डेप्रीशिएशन इसी के ऊपर लगेगा। लेकिन अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो उस केस में पहला साल किस पे लगेगा, कैश प्राइस पे, अगले साल किस पे लगेगा, इस WDV पे, फिर अगले साल इस WDV पे, कि सर इस साल किस पे लगाइएगा। हम बोले ये वाला जो रिटर्न डाउन वैल्यू जो एसेट्स का दाम बचा है उसके ऊपर। मतलब स्ट्रेट लाइन बोलता है कि डेप्रीशिएशन हमेशा जो एसेट्स है उसके ओरिजिनल दाम पे लगाओ, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये बोलता है कि जो एसेट्स का दाम बचा हुआ है उस पे लगाओ। तो एसेट्स का दाम जो बचा हुआ है WDV उस पे लगते जाएगा। बात ठीक? सर ये जब तक खत्म नहीं तब बनेगा, बोले नहीं, जितने साल का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा उतने ही साल का डेप्रीशिएशन का भी कैलकुलेशन होगा। अगर मान लीजिए ये हम लोग बनाए हैं 5 साल में कि सर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 5 साल में हुआ, तो डेप्रीशिएशन भी 5 साल में बनेगा। और अगर ये 3 साल का होगा तो ये भी 3 साल का होगा। बात समझते हैं आप मेरा? फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ सर, अगर कभी क्वेश्चन यही बोल दे कि नहीं आपको डेप्रीशिएशन 8 साल लगाना है तो फिर 8 साल का बनाना पड़ जाएगा हमको। तो ये हुआ हम लोग का 5वां। अब बात समझते हैं कि सर जो हम लोग वर्किंग किए थे, सॉरी जो सोल्यूशन किए थे एंट्री में, उसमें इसका क्या इंप्लीकेशन। हम बोले आओ बताएं। बताओ पहला एंट्री क्या था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और एसेट्स में क्या लिखना था, कैश प्राइस, स्टेप नंबर 1। उसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री किए थे जिसमें लिखे थे हायर वेंडर टू बैंक। तीसरा एंट्री सर ईयर के एंड पे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो पहला साल का इंटरेस्ट यहां से मिलेगा, पहला साल का इंटरेस्ट।
उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट, पहला साल का इंस्टॉलमेंट का पैसा। उसके बाद डेप्रीशिएशन, पहला साल का डेप्रीशिएशन। उसके बाद ट्रांसफर टू पीएल और फिर अगले साल फिर क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये रहा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा। बात समझ रहे हैं कि सर इस तरह कर करके ये वर्किंग हम लोग को इसमें इस तरह से हेल्प करता है। तो ये वर्किंग पहले बनेगा, फिर क्या बनेगा, एंट्री। तो ये हुआ हम लोग का वर्किंग का बात। दो बात सिखाएं, क्या, एक कि सर जो परचेजर है वो अपने बुक में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करता है, और दूसरा उस अकाउंटिंग एंट्रीज में जो अमाउंट लाना है उसका कैलकुलेशन करने का तरीका कि सर ये होगा। हम ये मान रहे हैं कि आपको सिर्फ 50% बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप इतना भी समझ जाइएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा वो बात। ठीक है, अब हम लोग तीसरा बात करेंगे। वो तीसरा बात क्या क्या लेजर बनाता है परचेजर। परचेजर के बुक में क्या क्या लेजर बनेगा। हम बोले सर एंट्री में जो है वही लेजर बनता है। बोले हाँ, एक बनेगा एसेट्स अकाउंट, दूसरा हायर वेंडर अकाउंट, तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट, चौथा डेप्रीशिएशन अकाउंट, जिसमें तीसरा और चौथा एकदम बच्चा वाला और बेकार अकाउंट है। जैसे हम लोग रॉयल्टी में देखे थे कि सर रॉयल्टी का अकाउंट एकदम बेकार है क्योंकि वो पीएल में ट्रांसफर करना और कुछ नहीं। हम बोले ये इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन भी वही बेकार चीज है, ये भी कहां ट्रांसफर हो जाता है, पीएल में। तो सीखने वाला बात क्या है, एक तो एसेट्स अकाउंट, दूसरा हायर वेंडर अकाउंट। बस यही दो अकाउंट है जो हमको आपको सिखाने में ध्यान देना है। बाकी ये दोनों एकदम बेकार अकाउंट है, बच्चा वाला। एक बार बना के दिखा देंगे, आप हर बार बना लीजिएगा। लिखिए, चलिए लेजर के बारे में बात करें। लेजर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। परचेजर के बुक्स में कौन कौन सा लेजर बनेगा। सर बहुत सिंपल है। एक तो बनेगा एसेट्स का अकाउंट। क्या क्वेश्चन में एसेट्स का नाम बताएगा? हाँ बताएगा ही। दूसरा बनेगा हायर वेंडर का अकाउंट। तीसरा बनेगा डेप्रीशिएशन का अकाउंट, और चौथा क्या बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट। बस यही चार बना सकते हैं, जिसमें 3 और 4 इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन एकदम बेकार लेजर, कुछ सीखने का इसमें स्कोप नहीं। सीखने का स्कोप किसमें है, एसेट्स और हायर वेंडर में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एसेट्स अकाउंट। क्वेश्चन में बताएगा एसेट्स का नाम, मशीन या फिर फर्नीचर, कुछ बताएगा। फॉर्मेट तो हम लोग जानते ही हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। हम आपको क्या सिखाएंगे, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट तो आपको ऑलरेडी आता है। क्लास 11th में एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम था डेप्रीशिएशन, जहां पे आप एसेट्स अकाउंट ही बनाते थे हर बार। याद है, मशीन अकाउंट हर बार बनाते थे। तो हम बोल रहे हैं वही है। एसेट्स एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब एसेट्स आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। और अगर मॉडर्न रूल का बात करें तो सर एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, एसेट्स डिक्रीज होता है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो बताओ एसेट्स इंक्रीज कब होता है, जब आप खरीदते हैं। तो इसका मतलब हुआ सर परचेज करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे। डिक्रीज कब होता है, जब हम उसको यूज करते हैं तो डेप्रीशिएशन लग जाता है, तो सर वो वैल्यू में घटने लगता है। और कब डिक्रीज होता है, जब हम उसको बेच देते हैं तब वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सर खरीदेंगे तो डेबिट साइड आएगा क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा, और एसेट्स के बढ़ने से एसेट्स डेबिट होता है। क्रेडिट साइड में कब लिखेंगे, जब सर डेप्रीशिएशन लगेगा और जब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे। क्यों, क्योंकि सर
डेप्रीशिएशन लगने से एसेट्स घट जाता है, बेचने से भी एसेट्स घट जाता है, और एसेट्स के रूल के हिसाब से डिक्रीज इन एसेट्स कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। हम बोले बिल्कुल। तो ईयर 1 आराम से मेरे साथ साथ जब खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? जिससे खरीदे हैं उसका नाम, और किसमें लिखेंगे? कैश प्राइस, क्योंकि सर हम लोग को एसेट्स कैश प्राइस पे ही मिला है। हायर परचेज प्राइस थोड़ी ना एसेट्स का कीमत है, एसेट्स का कीमत तो कैश प्राइस होता है। हायर परचेज प्राइस में तो इंटरेस्ट इंक्लूड है। हम इधर खरीद ली, ये परचेज करने का बात हो गया। फिर क्या होगा? एंड ऑफ द ईयर बुक्स बंद करेंगे, क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो सर एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा, और वैल्यू घट जाएगा तो क्रेडिट में। ये पैसा कहां से आएगा? वर्किंग। ये पैसा कहां से आएगा? वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 1 जहां लिखे होंगे कैश प्राइस। फिर क्या होगा सर? जो बच जाएगा बैलेंस सीडी, बस और क्या, एक साल ऐसे ही खत्म। सीडी अगले दिन ही बीडी होता है। ये बात हम आपको कई बार बोले हैं कि बैलेंस सीडी, जिस डेट में बैलेंस सीडी होता है उसके ठीक नेक्स्ट डे वो क्या बन जाता है? बैलेंस बीडी। तो सेकेंड ईयर अगले दिन हम लोग डेट लिखेंगे और क्या लिख लेंगे? सीडी को बीडी की। सर सीडी बीडी हो गया। फिर एंड होगा साल का, क्या लगेगा? सर डेप्रीशिएशन। फिर क्या बचेगा? जो बचेगा वो बैलेंस सीडी। सही है सर, ये तो बड़ा सिंपल अकाउंट है। हम बोले चैप्टर ही एकदम सुपर सिंपल है। थर्ड ईयर सीडीओ क्या करेंगे? बैलेंस बीडी। सर सीडी का बीडी कर लीजिए। फिर क्या होगा? सर वही डेप्रीशिएशन। और मान लो बेच दिए तो बाय कैश, बेचे तो पैसा मिला। सर अगर बेच दिए, सेल कर दिए तो कैश। लेकिन बेचने में एक झमेला है, जब बेचते हैं तो बेचने में प्रॉफिट लॉस भी होता है। अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल, और अगर फायदा हुआ तो डेबिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल। हम बोले हाँ। और अगर नहीं बेचे तो सर फिर बैलेंस सीडी, फिर वो बीडी। कब तक होते रहेगा? हम बोले क्वेश्चन आपको बताएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो ये तो ठीक है कि सर एसेट्स अकाउंट तो बहुत सिंपल हुआ। जब खरीदे तो डेबिट में लिखे, लॉजिक भी सही है। खरीदने से एसेट्स बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड में। किसके नाम से लिखे? सर जिससे खरीदे उसका नाम लिखेंगे। उधार में खरीद रहे हैं तो हायर वेंडर का नाम लिख के कैश प्राइस लिख दिए। फिर हर साल सर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर सीडी निकलेगा। वही सीडी नेक्स्ट ईयर अगले दिन बीडी हो जाएगा। फिर डेप्रीशिएशन, फिर सीडी, फिर बीडी, फिर डेप्रीशिएशन। और अगर बेच दिए तो बाय कैश। बेचने में ध्यान क्या रखते हैं कि सर लॉजिक है, बेचिएगा तो क्या आपको फायदा नुकसान होगा या नहीं होगा? किसी भी चीज को आप बेचो, आपको हमेशा फायदा नुकसान होता ही होता है। तो जब हम लोग बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस तो होना ही होना है। तो सर लॉस हुआ तो क्रेडिट में बाय लॉस लिख दीजिए, और प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ऑन सेल लिख दीजिए। आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। और अगर सेल हुआ ही नहीं तो फिर बैलेंस शीट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद दूसरा अकाउंट क्या सिखाएंगे? हायर वेंडर। हायर वेंडर अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, डेट, चलिए, परचेजर के लिए वेंडर क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि सर उससे उधार में लाए ना, अभी तो इंस्टॉलमेंट देना है बहुत सारा। तो हम बोले सर जो परचेजर है उसके लिए तो वेंडर कौन है? लाइबिलिटी है। और अगर वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का रूल फॉलो होगा। लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है।
तो लाइबिलिटी का नाम है हायर वेंडर कि सर जो सेलर है वो मेरा लाइबिलिटी है। सेलर कब बढ़ेगा? जब हम उससे सामान उधार में खरीद के लाएंगे। तो सर ईयर 1 सामान खरीदे, क्या खरीदे? हम बोले सर एसेट्स, बाय एसेट्स, कैश प्राइस। तो लाइबिलिटी बढ़ा क्रेडिट में। तो सर लाइबिलिटी बढ़ता है जब सामान खरीदते हैं। हम बोले हाँ। घटता कब है? हम बोले सर जब आप पेमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर जब डाउन पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी घट जाएगा। टू कैश या बैंक, जो आपको अच्छा लगे आप लिखो। ये क्या है? डाउन पेमेंट। लाइबिलिटी और कब बढ़ता है? जब इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सर इंटरेस्ट भी क्रेडिट में आएगा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कहां से निकलेगा? पैसा वर्किंग से। घटता कब है? जब आप पेमेंट करिएगा, इंस्टॉलमेंट, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इंस्टॉलमेंट तो एंड में देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या है? बचा हुआ पैसा वेंडर का, इतना पैसा अभी भी बाकी है। उसके बाद सीडी अगले दिन क्या बन जाएगा? बीडी। फिर सर ईयर का एंड आएगा, पहले इंटरेस्ट लगेगा, हर साल इंटरेस्ट लग रहा होगा। इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। ये क्या होगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। क्या सर हर साल ऐसे ही होते रहेगा? हम बोले हाँ, जब तक उसका पूरा पेमेंट ना हो जाए। जब पूरा पेमेंट हो जाएगा तो बैलेंस सीडी अपने आप नहीं आएगा। चलिए थर्ड ईयर, सीडी को फिर से बीडी करेंगे। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। थर्ड इंस्टॉलमेंट। और अगर सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया तो बैलेंस सीडी ऑटोमेटिक नहीं आएगा। एंड ऑफ थर्ड ईयर। दो अकाउंट, जैसा हम बोले थे कि यही दो अकाउंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट पे, जो एकदम बेकार का अकाउंट है, क्योंकि दोनों खर्चा है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा और कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में। पहले आप इसको लिखो, मिटाएंगे फिर आएंगे इस दोनों अकाउंट के ऊपर। चलिए अगला अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन क्या है? सर एक तरह का एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट में। और फिर कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएल में। तो सर बहुत सिंपल है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। डेप्रीशिएशन, पैसा कहां से मिलेगा? वर्किंग से। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, क्या लिखेंगे? एसेट्स का नाम, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो एसेट्स पे लगता है। और फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में। और अगर कंपनी रहा तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फिर अगले साल सेम कहानी सर, हर साल ऐसा ही होगा। तो सर बुक्स जब बंद होगा तो टू एसेट्स, और फिर ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। अगले साल सर ऐसे ही होते रहेगा हर साल, कुछ नया नहीं होना है इसके अंदर। टू एसेट्स, पैसा कहां से मिलेगा? वर्किंग से। एंड ऑफ थर्ड ईयर,
कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल। सेम बात इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी खर्चा है, खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। कब रिकॉर्ड होता है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट किसको देना है, वेंडर को, तो वेंडर का नाम लिखेंगे और फिर ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, पीएल के पास। कि सर क्लोज हो जाता है, एंड ऑफ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन कंपनी का रहा तो पीएल ना लिख के क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सेकेंड ईयर में पीएल में, फिर सर थर्ड ईयर आएगा, सेम यही कहानी। तो ये दोनों अकाउंट तो सर बेकार अकाउंट है, ये तो हम बोले ही थे कि ये दोनों बेकार अकाउंट है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं आता है या सीखना एक बहुत कुछ बात है। बस खर्चा लिखे और हम लोग जानते हैं कि सर खर्चा क्योंकि नॉमिनल नेचर का होता है, वो कहां ट्रांसफर होता है, पीएल में ट्रांसफर कर दिए। लिखिए, चलिए हम लोग अपने बुक पे आए। कौन सा बुक है, एसएन शुक्ला का बुक है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए फर्म ऑफ कोल मर्चेंट परचेज वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। बता दिया, बोल रहा है एक फर्म है कोल मर्चेंट्स का, जिन्होंने एक वैगन खरीदा है। एसेट्स का नाम क्या है, वैगन, हायर परचेज सिस्टम पे। पेमेंट इज टू बी मेड इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। पेमेंट 4 सालों में किया जाएगा। 6,000 वॉज पेएबल ऑन डिलीवरी 1 जनवरी 2012। बोल रहा है 6,000 रुपया जिस दिन खरीदेंगे उसी दिन दे देंगे। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट की डाउन पेमेंट, क्योंकि जिस दिन खरीदते हैं उस दिन जो पेमेंट करते हैं वो इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, डाउन पेमेंट। और उसके बाद जब पेमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टॉलमेंट। तो सर 6,000 रुपया का क्या है, डाउन पेमेंट है। और डेट क्या बताया खरीदने का, 1 जनवरी 2012 को। एंड द बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच ऑन 31 मार्च। और जो बैलेंस रहेगा वो 6,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 31 मार्च को। द हायर वेंडर चार्जेज, मतलब सेलर, 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ईयरली बैलेंस। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 5% पर एनम, 1 साल का 5%। द कैश प्राइस ऑफ द वैगन ऑन डिलीवरी वाज 27,300। कैश प्राइस कितना है, 27,300। डेप्रीशिएशन एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस वाज चार्ज ईच ईयर। डेप्रीशिएशन 10% लगेगा हर साल डिमिनिशिंग बैलेंस से। क्वेश्चन में हमेशा बताएगा डेप्रीसिएशन किस मेथड से लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताए कि डेप्रीसिएशन किस रेट से लगाना है, तो उस केस में हम लोग हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाएंगे। क्या बोले हम, डेप्रीसिएशन का मेथड अगर क्वेश्चन में नहीं बताएगा तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीसिएशन को लगाया जाएगा। बात ठीक है, आगे बढ़ो। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टी, मतलब इन दी बुक्स ऑफ कोल मर्चेंट और इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, दोनों के बुक में एंट्री करने बोल रहा है। क्या हम लोग दोनों का बुक सीखे हैं, नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर सीखे हैं, तो हम लोग इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर ही एंट्री करेंगे। आगे बढ़ो। राइट अप दी अकाउंट्स इन दी हायर परचेजर बुक्स, और हायर परचेजर के बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनेगा वो बताइए। सर 4 अकाउंट। एक बनेगा एसेट्स, एसेट्स का नाम है वैगन, तो वैगन अकाउंट। दूसरा बनेगा हायर वेंडर, क्योंकि हायर वेंडर का नाम नहीं बताया तो हायर वेंडर ही रहेगा। तीसरा इंटरेस्ट, चौथा डेप्रीशिएशन। एंड सो
व्हाट अमाउंट ऑफ वैगन वुड अपेयर इन दी बैलेंस शीट ऑफ वेरियस ईयर, और बोल रहा है बताइए बैलेंस शीट के अंदर जो वैगन है उसका हर साल कितना अमाउंट आएगा। बोले ठीक है। सबसे पहला काम वर्किंग, हम लोग तो पहले वर्किंग करेंगे सर। ओ वर्किंग करेंगे, हाँ। सबसे पहला वर्किंग में क्या लिखेंगे, कैश प्राइस कितना 27,300। दूसरा हायर परचेज प्राइस कैसे निकालते थे, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। कैश प्राइस तो पता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं बताया है क्वेश्चन, तो सर एक सेकेंड में लिखे थे आप, क्या था, ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, और हम बोले थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही बताएगा, तो उसी को लिखेंगे ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को शॉर्ट में हम डीपी लिखते हैं। ऑल इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में बोला है 6-6 हजार का इंस्टॉलमेंट है, तो कितना इंस्टॉलमेंट है, 4। क्वेश्चन में बोला है 4 साल में पेमेंट करेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, सर ये भी 6,000। बताओ हायर परचेज प्राइस कितना आया, 30,000। कि सर ये है कैश प्राइस, ये है हायर परचेज प्राइस। थर्ड नंबर जो हम लोग एग्जाम में नहीं लिखते हैं वो है चेक करना। क्या चेक करें, हम 2 लिखे थे, एक था हायर परचेज प्राइस अगर कैश प्राइस से बड़ा हो सकता है, या हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस के बराबर हो सकता है। यहां पे देख के बताओ हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है या बराबर, सर बड़ा है। जब हम ये लिखते हैं, एग्जाम में नहीं लिखना होता है, तो इसको देख करके आपके मन में वो 2 पॉइंट जो इसके नीचे लिखाया गया था वो याद आना चाहिए। पहला बात, अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा होता है तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट है जो इस क्वेश्चन में 6-6 हजार का है उसके अंदर इंटरेस्ट का पैसा पहले से इंक्लूड है और आपको कुछ नहीं करना है, वो इंस्टॉलमेंट करेक्ट है। और दूसरा बात कि सर जब आखिरी साल का इंटरेस्ट का बात होगा जो चौथा साल में आएगा, उस साल आपको इंटरेस्ट का पैसा बैलेंसिंग फिगर से निकालना है, कैलकुलेट नहीं करना है। यही बात लिखे थे, जब बनाएंगे तो समझ में भी आएगा। हम बोले ठीक। अब आते हैं चौथा नंबर पे। क्या है चौथा नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एकदम ध्यान से बस देखना है, पहले आप सीख लो उसके बाद अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखे थे हम, कैश प्राइस जो कि है 27,300। इसमें से क्या माइनस करने बोले थे, डाउन पेमेंट जो कि है क्वेश्चन में 6,000। और ये क्या निकला सर, ये निकला आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकल गया 21,300। चलिए इंटरेस्ट का रेट देखें, इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 5%। इसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट 5%। किस पे लगता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस 21,300 का 5%, सर 16065 प्लस कर लीजिए, कितना बाकी हो गया 22,365 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो कि है 6,000। अब निकला हम लोग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कब का है, सेकेंड ईयर के बिगनिंग का, कि सर 1 साल बीत गया है और कितना पैसा अभी भी बाकी है, 16,365 रुपए। इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट।
कितना लगेगा 5%। किस पे लगता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये है आउटस्टैंडिंग इंटू 5%, ये आएगा सर 818.25। पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, पॉइंट लेके बनाना मुश्किल हो जाएगा। जोड़ लो 17,183 रुपीज। फिर क्या पेमेंट करेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कितना अमाउंट? 6,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये कब का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? 2 साल बीतने के बाद, थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इस पे क्या लगेगा? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, जो कि है 5%। तो सर निकालो, ये आएगा 559,11742 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो कि कितने का है? 6,000। 5,742, ये क्या निकला? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब क्या लगेगा? फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। कितना लगेगा? 5%। 5,742 का 5%, 287। रॉन्ग। आप मेरा बात याद नहीं रखे। हम बोले थे जब हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा हो तो आखिरी साल का इंटरेस्ट निकाला नहीं जाता है, वो कैलकुलेट किया ही नहीं जाता है, वो बैलेंसिंग फिगर से लाया जाता है। अगर आप नहीं लिखे थे तो वेरी गुड, आपको पता था कि हां सर आप गलत लिख रहे हैं। और अगर आप भी मेरे साथ साथ लिख दिए तो आप गलती किए, क्योंकि हम जो लिखवाए उस बात को नहीं माने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर आखिरी साल में आखिरी इंस्टॉलमेंट 6,000 का है, तो जो मेरा बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट लगने के बाद ये भी कितना बनना चाहिए? 6,000। जबकि कैलकुलेट करने से ये 6,000 नहीं आएगा, ये कुछ ज्यादा आ जाएगा, 10-20 रुपया। क्या हम लोग को 10-20 रुपया अधिक देना होता है? नहीं। तो लास्ट वाला जो ईयर में इंटरेस्ट निकालना होता है वो निकालेंगे ही नहीं। हम लोग बोलेंगे सर ये आपका आउटस्टैंडिंग था, इंटरेस्ट रहेगा बैलेंसिंग फिगर। आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट जोड़ के आपके इंस्टॉलमेंट के बराबर बनना चाहिए। हम बोले हाँ। तो सर अब घटा लीजिए, कितना आएगा? 248 या 258 ऐसे कुछ आएगा, 258 आएगा ना। और अब हम लोग क्या पेमेंट कर देंगे? फोर्थ इंस्टॉलमेंट। और देखिए 0 हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहां कैलकुलेट करते 5% तो ये 0 होता ही नहीं, कुछ रुपया आ जाता। तो फिर अगर कुछ रुपया आ जाता तो सर अकाउंट तो बच ही जाता, जबकि पेमेंट पूरा हो गया, अकाउंट तो बंद हो जाना चाहिए था। इसीलिए हम लोग लिखवाए हैं उस बात। एक बात क्लियर हो गया। पांचवा काम क्या करते थे? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही कैश प्राइस, जो कि है 27,300 का। याद है हम बोले थे कि सर डेप्रीशिएशन उतने ही साल का निकलेगा जितने साल का ये बना है। ये है 4 सालों का, तो डेप्रीशिएशन भी 4 सालों का। तो डेप्रीशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट द रेट 10%, कितना आएगा? 2730। डिमिनिशिंग मेथड चल रहा है, तो सर 27,300 माइनस 10% बचेगा 24,570 रुपये। फिर क्या लगेगा इसके ऊपर? डेप्रीशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर एट द रेट 10%,
2457 बचेगा 22113 WDV माइनस डेप्रीशिएशन ऑफ थर्ड ईयर एट द रेट 10% 2211 ये आएगा 1990 और फिर 2 और लास्ट ईयर डेप्रीशिएशन ऑफ फोर्थ ईयर एट द रेट 10% 1990 17,912 4 साल बीतने के बाद इतने रुपए का वैगन बचेगा जो एसेट से। तो ये खत्म हुआ वर्किंग। पहला काम तो यही करना पड़ेगा क्योंकि इसी से आप पैसा लिखते हैं देख देख के। पहले आप इसको लिखो, इसके बाद कहां चले जाएंगे जर्नल एंट्री में। कितने साल का जर्नल एंट्री होगा? 4 साल का। पहले साल में 6 एंट्री। 6 एंट्री क्यों सर? पहला एंट्री खरीदने का वैगन, दूसरा डाउन पेमेंट का, तीसरा इंटरेस्ट का, चौथा इंस्टॉलमेंट का, पांचवा डेप्रीशिएशन का और छठा इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने का। हम बोले हाँ, लेकिन अगले साल जब ईयर नंबर 2 आएगा तो वहां पे आपको एंट्री नंबर 1 और 2 नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 3, 4, 5, 6 विथ डिफरेंट अमाउंट यहां पे। ठीक है बात, लिखिए। चलो शुरू किया जाए। जर्नल एंट्री सबसे पहले खरीदने का डेट बताया है 1 अप्रैल 2012। मेरे बुक में 1 अप्रैल 12 है। अगर आपके बुक में कोई और डेट होगा तो आप अपने बुक के हिसाब से लिखिएगा। पहला एंट्री वैगन खरीदे तो सर वैगन अकाउंट डेबिट। 2 किससे खरीदे? वेंडर से। नाम नहीं बताया है वेंडर का, अदरवाइज नाम बताता तो नाम लिखते। क्या लिखेंगे? कैश प्राइस 27,300 कि सर वैगन का दाम उसका कैश प्राइस से लिखा जाएगा। बी वैगन परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। फिर इसी दिन डाउन पेमेंट किए तो जो वेंडर है उसको पेमेंट किए तो लायबिलिटी घट जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट किए? डाउन पेमेंट 6,000। 2 बैंक 6,000। बी अमाउंट पेड। 2 एंट्री हो गया। अब क्या होगा सर? अब ईयर का एंड क्वेश्चन में बोला है 31 मार्च 2013, 1 साल बीता। सबसे पहले क्या लगेगा? इंटरेस्ट एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। पहले साल का इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे। वर्किंग देखिए, वर्किंग नोट नंबर 4 में आपको इंटरेस्ट का पैसा दिखेगा 1065। तो सर वही लिखना है 1065। क्रेडिट में किसका नाम? टू हायर वेंडर कि सर वेंडर को पैसा देना है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर इसी तारीख में होते चलेगा। क्या होगा सर? अब पहला इंस्टॉलमेंट देंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। इंस्टॉलमेंट देंगे तो लायबिलिटी घटेगा। लायबिलिटी कौन है? वेंडर। तो हायर वेंडर डेबिट। कितने का इंस्टॉलमेंट है? 6,000। 2 बैंक बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद डेप्रीशिएशन लगेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। पहले साल का डेप्रीशिएशन 2730। 2 वैगन बी डेप्रीशिएशन चार्ज। उसके बाद एंट्री नंबर 6
सर डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दीजिए पीएल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट। डेप्रीशिएशन है 2730, इंटरेस्ट है 1065, जोड़ करके पीएल में लिख दो 3795। बी इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। 1 साल का एंट्री खत्म। अब क्या होगा, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6 यही एंट्री रिपीट होगा विथ डिफरेंट अमाउंट। तो मेरे लिए तो आसान है, हम तो मिटा के लिख देंगे, लेकिन आपको आराम से लिखना होगा। पहले आप इतना लिखो। चलो सेकेंड ईयर, डेट क्या होगा 31 मार्च 2014। इंटरेस्ट लगेगा, देखो तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना निकाले थे, वर्किंग नोट नंबर 4 में देखो, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 818 रुपया। एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मेरा लिखा हुआ है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हायर वेंडर टू बैंक 6000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद डेप्रीशिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन 2457, तो वर्किंग के हेल्प से निकल रहा है। और फाइनली ट्रांसफर कर देंगे पीएल में डेप्रीशिएशन को 2457 और 818 इंटरेस्ट का, दोनों को जोड़ेंगे और ट्रांसफर पीएल में 2457 प्लस 818 3275 पीएल में। तो ये हो गया हम लोग का ईयर नंबर 2 भी खत्म। लिखिए, चलिए अगले साल 31 मार्च 2015 क्या होगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 559, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हायर वेंडर टू बैंक। उसके बाद डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का 2211 और चौथा एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट 2211, इंटरेस्ट में 559, जोड़ के लिख दीजिए 2211 प्लस 559 2770। 3 साल का एंट्री खत्म। लिखिए, चलिए लास्ट ईयर चौथा 31 मार्च 2016, इंटरेस्ट 258 जो बैलेंसिंग फिगर से लाए थे, वर्किंग किए हैं इसका हम लोग। तो सर एंट्री है इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हायर वेंडर टू बैंक 6000। उसके बाद डेप्रीशिएशन को ट्रांसफर कर देंगे, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 1990। और लास्ट इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन का ट्रांसफर 1990 और 258, जोड़ के लिख दीजिए 2248। एक पार्ट तो खत्म, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बोला है लेजर बना के दिखाओ इन दी बुक्स ऑफ परचेजर। लिखिए पहले, चलो सबसे पहले सर एसेट्स का अकाउंट, एसेट्स का नाम क्या है, वेगन। क्या सिखाए थे कि सर एसेट्स बड़ा सिंपल अकाउंट है एसेट्स का, खरीदेंगे डेबिट में, डेप्रीशिएशन लगेगा क्रेडिट में, सेल हुआ क्रेडिट में, बस इतना ही रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले खरीदे हैं, कब खरीदे हैं 1 अप्रैल 2012 को। क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर। वेंडर का नाम तो पता है नहीं क्वेश्चन, तो इसलिए लिखना पड़ गया वेंडर का हायर वेंडर ही। एसेट्स का कैश प्राइस 27,300 और फिर ईयर का एंड होगा और क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन।
जो कि है 2730, क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी। कैसे निकालते हैं बैलेंस सीडी? बहुत सिंपल है, दोनों साइड में कौन साइड बड़ा है? डेबिट साइड, उसी का पैसा दोनों साइड लिख दो और फिर माइनस करो 24,750। फिर अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे, नेक्स्ट डे, तो 1 अप्रैल 2013 सीडी को बीडी कितना? 24,570। फिर 31 मार्च 2014 क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन, जो कि है 2457, सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन। बैलेंस सी कितना बचेगा? 22,113, 24,570। अगले साल 1 अप्रैल 2014 सीडी को अगले ही दिन बीडी करना होता है। अमाउंट 22,113, 31 मार्च 15 बाय डेप्रीशिएशन कितने का? 2211, और जो बचेगा वो बैलेंस सीडी, जो कि है 19902, 22,113। फर्स्ट अप्रैल 15 बैलेंस बीडी 19902, 31 मार्च 16 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 1990, बैलेंस सीडी 17912। ये हुआ पहला लेजर खत्म। इसके बाद क्या बनाएंगे? हायर वेंडर। लिखिए, चलो सेकेंड लेजर किसका? हायर वेंडर। जब वेंडर का अकाउंट बनाते हैं तो क्या दिमाग में? सर लाइबिलिटी का अकाउंट है, क्योंकि परचेजर के लिए हायर वेंडर लाइबिलिटी तो ही है, जस्ट लाइक क्रेडिटर कि सर पैसा लौटाना है उसको। तो लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट में, घटेगा डेबिट में। बढ़ेगा कब? बढ़ेगा जब खरीदेंगे और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। घटेगा कब? जब डाउन पेमेंट करेंगे और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। चलो पहला साल कब खरीदे? सर सामान खरीदे 1 अप्रैल 2012 को। बाय क्या खरीदे? वैगन 27,300। इसी दिन डाउन पेमेंट किए 1 जनवरी 2012 को, तो टू बैंक। ये क्या है? डाउन पेमेंट कितने का? 6,000। ईयर का एंड हुआ, क्या लगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगने से लायबिलिटी बढ़ गया। पहले साल का इंटरेस्ट 1065 कहां से मिला? सर वर्किंग से, वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर था। फिर हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट दिए टू बैंक। ये क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। डेट 31 मार्च 2013। और फिर क्या निकलेगा? बैलेंस शीट। चलिए जोड़ा जाए और माइनस करके निकाला जाए। 27,300 प्लस 1065, ये आएगा 28,365 माइनस 12,000, 16,365। अगला दिन 1/4/13। सीडी को पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बीडी।
फिर साल के अंत में इंटरेस्ट, जो कितना है 818 रुपया। टू बैंक, ये क्या है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो है 6000, जो बच जाएगा बैलेंस शीट। चलिए 818, 17183, 17183 माइनस 6000, 11183। सीडी को फिर से बीडी, 1414, 11183, 31 मार्च 15, 559, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 31 मार्च 15, टू बैंक, ये क्या है थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो कि है 6000, जो बचेगा बैलेंस सीडी। $11,742, 5742 बैलेंस सीडी। सीडी को बीडी 1415, बाय बैलेंस बीडी 31 मार्च 16, क्या लगेगा इंटरेस्ट, जो कितने का है 258, 6000, टू बैंक, ये क्या है फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6000। क्या कोई सीडी आएगा? नहीं, खत्म। तो ये हो गया हायर वेंडर का भी लेजर। लिखिए, चलिए डेप्रीशिएशन अकाउंट कहां लिखते थे सर? डेबिट में लिखेंगे डेप्रीशिएशन का पैसा और कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। डेप्रीशिएशन कब लगेगा? ईयर के एंड में 31 मार्च 2013। टू वैगन कितने रुपए का? 2730, और 31 मार्च 13 को ही कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मार्च 14 फिर से यही टू वैगन, डेप्रीशिएशन का पैसा सेकेंड ईयर में 2457, ये कहां ट्रांसफर? पीएल। मार्च 15, अगले साल का डेप्रीशिएशन 2211, बाय पीएल। और लास्ट ईयर 31 मार्च 16, टू वैगन डेप्रीशिएशन 1990, बाय पीएल। ये हुआ डेप्रीशिएशन। सिमिलरली इंटरेस्ट का भी सर 31 मार्च 13, टू हायर वेंडर, पहला साल का इंटरेस्ट 1065, कहां ट्रांसफर करना है? पीएल में।
अगले साल का इंटरेस्ट 818। फिर नेक्स्ट ईयर हायर वेंडर 559। और लास्ट ईयर तो ये हुआ हम लोग का आज का क्लास खत्म, जो काफी लंबा हो गया, लेकिन आज का क्लास हमको इतना लेना ही था ताकि बात को समझा सके। क्या सीखे हम लोग आज? हायर वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, बस यही सिखाएं आज आपको हम। ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन, लिखिए।